नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम आकाश है। तो चलिए अब ये कहानी आकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। साथ ही पेशे से मैं एक बस ड्राइवर हूं और आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो मेरे इसी बस ड्राइविंग वाले काम के दौरान हुए एक बहुत ही भयानक हादसे की कहानी है। दरअसल जिस बस को मैं चलाता हूं वो एक प्राइवेट बस है, जिसे लेकर मुझे कभी एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता रहता है। इस दौरान कभी सफर छोटा होता है तो कभी काफी लंबा, और इन सब में काफी सारे अच्छे बुरे अनुभव होते रहते हैं। लेकिन उस रात उस सुनसान सड़क पर जो मेरे साथ हुआ था उसे मैं आज तक भी भूला नहीं पाया हूं। आज भी वो डरावनी घटना मुझे हर पल डर का एहसास करवाती है, क्योंकि जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ था तो उस वक्त एक पल के लिए तो मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पर शायद वो मेरी अच्छी किस्मत ही थी कि उस दिन मौत के इतने करीब जाकर भी मैं जिंदा लौट आया। दरअसल ये घटना उस वक्त की है जब मैंने बस चलाने का काम शुरू ही किया था। उस टाइम मुझे बस ड्राइविंग करते हुए कुछ ही वक्त हुआ था। वैसे इससे पहले मैं हमारे गांव में जो सेठ जी हैं उनकी बस चलाया करता था, तो ऐसे में मुझे ड्राइविंग का काम अच्छे से आता था। तो परिवार की आर्थिक स्थिति देखते हुए मैं शहर आ गया था और यहीं पर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में बस ड्राइवर की नौकरी करना शुरू कर दी। अब वैसे तो मेरी बस में जो मेरा बस कंडक्टर था वो और मैं हमेशा साथ में ही रहते थे, लेकिन उस दिन शायद मेरी बदकिस्मती थी कि बस कंडक्टर मेरे साथ में नहीं था और सिर्फ मैं अकेला था। पर अगर वो मेरे साथ होता तो वो सब ना हुआ होता, क्योंकि उस रास्ते के बारे में शायद उसे सब कुछ मालूम था, जबकि मैं कुछ नहीं जानता था। वैसे हुआ ये था कि जो बस कंडक्टर था वो किसी कारण से 2 दिन अपने गांव के लिए चला गया था और मुझे शहर से एक गांव में एक बारात को लेकर जाना था। तो ऐसे में उस गांव से शाम के वक्त बारात को लेकर दूसरे गांव के लिए मैं रवाना हो गया। पहले के जमाने में तो बारात रात को भी रुकती थी, लेकिन अब तो खाना खाने के बाद तुरंत ही आ जाती है। तो ऐसे में रात के 1 बजे के आसपास बारात को वापस उनके ठिकाने पर छोड़कर मैं अब शहर के लिए अकेला ही चल दिया। वैसे जब मैंने सारी बारात को गांव छोड़कर शहर जाने के बारे में सोचा था तो गांव के ही एक बूढ़े आदमी ने मुझसे मना किया था, ये कहकर कि बेटा, रात को जाना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते से होकर तुम शहर जाओगे वो रास्ता ठीक नहीं है। न जाने कितने लोगों के साथ वहां पर हादसे हो चुके हैं। ऐसे में तुम्हारे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम रात यहीं पर रुक जाओ और सुबह होते ही चले जाना। रात का सफर अच्छा नहीं होता। परंतु मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह ही बस को लेकर दूसरी जगह जाना था। तो इसलिए मैंने उस बूढ़े आदमी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज सोचता हूं कि मैंने शायद उस बूढ़े अंकल की बात सुन ली होती, क्योंकि बड़े हमेशा सच और ठीक ही बोलते हैं। परंतु मुझे तो जाने की जल्दी थी, इसलिए उस वक्त मैं अकेला ही शहर के लिए रवाना हो गया। अब जिस रास्ते से होकर मुझे शहर पहुंचना था वो थोड़ा जंगल का रास्ता था और वहीं पर एक पुलिया थी जो कि जंगल के किनारे एक नदी बहती थी, उसके ऊपर बनी हुई थी। वो घुमाव इस तरह का था कि जंगल की साइड से या सामने से आते हुए कोई भी साधन पल भर के लिए दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से मुझे बाद में पता चला था कि उस जगह पर न जाने कितने एक्सीडेंट हो गए थे। उस वक्त मैं अपनी बस में भोजपुरी गाने सुनते हुए सफर कर रहा था। ऐसे में जब मैं उस पुलिया के ऊपर होकर गुजर रहा था तो मुझे बस की हेडलाइट में 2 बूढ़े आदमी खड़े हुए दिखाई दिए, जो सड़क के किनारे खड़े हुए शायद किसी साधन का इंतजार कर रहे थे। और जब उन्हें बस आती हुई दिखाई दी तो उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे बस को रोकने का इशारा किया।
ये देखकर मैंने सोचा कि रात के इस वक्त ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर सोचा कि हो सकता है कहीं से आए हों। वैसे भी आजकल शादी विवाह का सीजन है, तो किसी शादी में से आए हों और कोई साधन न मिला हो। ये सोचकर मैंने बस को रोक दिया और बोला, क्या हुआ अंकल, कैसे खड़े हुए हो? कहीं जाना है क्या? अगर जाना है तो आ जाओ। परंतु उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने देखा कि वे दोनों काफी घबराए हुए थे। कुछ देर बाद उन दोनों ने नीचे से ही खड़े होकर मेरी तरफ देखते हुए कहा कि भैया थोड़ी मदद कर दो, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और हमारा एक दोस्त पुलिया से गिरकर काफी घायल हो गया है। ये सुनकर मैं भी काफी हैरान हो गया और बोला, क्या? तो उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, हाँ, वो काफी जख्मी है, उसे उठाकर अपनी बस में अस्पताल ले चलो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। काफी देर से किसी साधन के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई साधन नहीं आ रहा। यह सुनकर मैं भी परेशान हो गया और मैंने कहा, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? तो उसने कहा, यही एक्सीडेंट हुआ है, वो अपनी मोटरसाइकिल के साथ नीचे नदी में गिर गया है। वैसे पुलिया से नीचे जो नदी थी वो उस वक्त सूखी पड़ी थी और पुलिया का जो घुमाव था उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि सामने से आता जाता कोई भी साधन दिखाई न देने की वजह से वहां पर काफी सारे एक्सीडेंट भी होते थे। ऐसे में मैंने उन दोनों बूढ़े आदमियों की बातों पर भरोसा कर लिया और जब उन्होंने कहा कि उनके साथी पुलिया से नीचे गिर गया है तो उनके ऐसा कहते ही बिना सोचे समझे मैं बस में से उतर गया और उनकी तरफ देखकर बोला, कहाँ हैं? तो उन्होंने अपने हाथ के इशारे से नीचे की तरफ इशारा किया और एक रास्ते की तरफ भी इशारा किया। अब मैं उनके साथ चल दिया। जब मैं उनके साथ जा रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे पीछे काफी सारे लोग चल रहे हैं। ये महसूस होते ही मैंने हरकत में आते हुए पीछे की तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। अब मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन दोनों बूढ़े आदमियों की तरफ देखा जो मेरी तरफ अजीब तरह से देख रहे थे। ये देखकर मैं उनकी तरफ देखकर बोला, जल्दी से चलो, मैं आपके दोस्त को तुरंत अस्पताल पहुंचा दूंगा, कुछ नहीं होगा। ये कहकर जैसे ही चलने लगा तो मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं और उनके चलने की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना था। उन दोनों बूढ़े आदमियों के साथ थोड़ी आगे जाकर जैसे ही उस नदी से उतरकर मैं उस पुलिया के नीचे आया और उनके दोस्त को ढूंढने के लिए चारों तरफ नजर घुमाई तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। तो मैं उन दोनों बूढ़े आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ है आपका दोस्त? ये सुनकर वे दोनों अजीब तरह से मेरी तरफ देखने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी थोड़ी आगे आया और मेरे पास आकर उसने सामने की तरफ इशारा किया, जहां पर कफन ओढ़े हुए एक आदमी पड़ा हुआ था। यह देखकर पल भर के लिए मुझे हैरानी हुई कि एक्सीडेंट हुआ है तो फिर इसकी गाड़ी कहाँ है और ये इस तरह क्यों पड़ा है? इसे यहां पर कफन भी किसने उड़ा दिया? मैं अभी यही सोच रहा था कि तभी एक भयानक सी आवाज आई। वो रही आवाज बड़ी ही भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ में बोल रहे हैं। ये सुनकर मैंने उन दोनों बूढ़े आदमियों की तरफ देखा जो अजीब तरह से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब मुझे हैरानी हुई कि इनके दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और ये दोनों मुस्कुरा रहे हैं। तभी पीछे की तरफ से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। ये महसूस होते ही हरकत में आते हुए मैंने पीछे की तरफ देखा, जहां पर कफन ओढ़े हुए वो व्यक्ति पड़ा हुआ था। अब मैं आगे कुछ बोलता या कुछ सोचता उससे पहले ही तभी एक तेज हवा का झोंका आया और वो आदमी जो कफन ओढ़े हुए था वो कफन पल भर में ही उड़ गया। अब अपनी आंखों के सामने जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ही जमीन खिसक गई। मेरे होश उड़ गए क्योंकि सामने कोई घायल आदमी नहीं पड़ा था, बल्कि मेरी ही लाश रखी हुई थी, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे और हाथ पैर बुरी तरह से नोचे हुए थे, जैसे बहुत सारे जानवरों ने नोच कर उनका मांस खाया हो और खून पिया हो। बहुत बुरी हालत में थी वो लाश। अपनी आंखों के सामने अपनी लाश देखकर पल भर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। जब मुझे महसूस हुआ कि मैं कोई सपना नहीं, मैं हकीकत देख रहा हूं, तो ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया और उन दोनों बूढ़े आदमियों की तरफ देखा तो फिर दोनों अजीब तरह से हंसने लगे। ये देखकर अब मैं बहुत ज्यादा डर गया और घबराते हुए फिर से अपनी लाश की तरफ देखा ही था कि तभी उस लाश ने एकदम आंखें खोली और मेरी तरफ घूर कर देखा। ये देखकर तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अभी बेहोश होकर यही गिर जाऊंगा। पता नहीं कौन सी शक्ति थी मुझ में
कि मैं उस वक्त अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर भी बेहोश नहीं हुआ। मैं बस एकटक घबराते हुए उस तरफ देख रहा था कि तभी वो लाश उठ खड़ी हुई और मेरी तरफ घूर कर देखते हुए फिर जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। तभी मुझे पीछे की तरफ उन दोनों बूढ़े आदमियों की आने की आहट महसूस हुई, तो मैंने घबराते हुए उन दोनों बूढ़े आदमियों की तरफ देखा तो वे दोनों भी मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगे और पल भर में ही उनका चेहरा बदल गया और वे दोनों अब बड़े ही भयानक लगने लगे थे। पूरी तरह सफेद हो गए थे और उनकी आंखों की पुतली भी सफेद थी। जैसे ही हंसने लगे तो उनके दांत बिल्कुल काले रंग के दिखाई दे रहे थे। पूरे शरीर में जगह जगह अचानक चोट के निशान हो गए जिनसे खून बहने लगा। उस वक्त अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर मैं थर थर कांपने लगा। अब घबराते हुए कभी उन दोनों बूढ़े आदमियों की तरफ देख रहा था जो भयानक रूप से हंसते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे, तो कभी उस तरफ देखता जहां मेरी लाश जोर जोर से हंस रही थी। ये देखकर मुझे तो पल भर में ही समझ में आ गया था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो मुझे यहां से भागना होगा। ये सोचकर डरते हुए कांपते हुए मैं अब वहां से भागने लगा। उस वक्त वे दोनों बूढ़े आदमी और मेरी खुद की लाश मेरे पीछे नहीं आई। वे अपनी जगह पर खड़े हुए मेरी तरफ देखकर हंसते जा रहे थे और उनके हंसने की आवाज मुझे दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मैं भागते ही हुए जैसे ही सड़क पर चढ़ने के लिए नदी का जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था उस तरफ आया तो घबराहट की वजह से उस रास्ते पर चढ़ते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं लुढ़कते हुए वापस नदी में आकर गिर गया, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैरों में चोट लग गई थी। अब मैं फिर से उठकर ऊपर की तरफ जाता कि तभी मैंने देखा मेरी आंखों के सामने वही दोनों बूढ़े आदमी आकर खड़े हो गए। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। पीछे की तरफ देखने लगा क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो मैं उन्हें पीछे छोड़कर आया था और अचानक वे आगे कैसे आ गए। वही वे दोनों बूढ़े आदमी मुझे देखकर हंसते ही जा रहे थे। ये देखकर घबराते हुए मैं फिर उनसे बचने के लिए वापस उस नदी में भागने लगा। काफी बड़ी नदी थी लेकिन सूखी हुई थी, एक बूंद भी उसमें पानी नहीं था। जगह जगह ईंट कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। तभी भागते हुए एक जगह तो मैं ठुकरा कर गिर गया था, जिससे मेरे हाथ पैरों में और भी ज्यादा काफी चोट लग गई थी। लेकिन फिर मैं उठकर फिर से भागने लगा। अब मैं एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता था क्योंकि मेरी मौत मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी और अपनी जान बचाने के लिए मैं पागलों की तरफ भागते ही जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदा बच पाऊंगा या नहीं। मेरे तो दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया था, बस भागते ही जा रहा था। तभी अचानक मेरी लाश मेरी आंखों के सामने आ गई और मुझे घूर घूर कर देखने लगी। अब तो मैं घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगा। तभी वो लाश बोली, कब तक बचकर भागते रहोगे? रहना तो यही है, तो फिर भागने की तकलीफ क्यों? रुक जाओ यही। उस वक्त उसकी आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि आवाज सुनकर ही मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, जिसकी वजह से पीछे की खिसकते हुए अचानक गिर गया। तो एक जंगली कांटा मेरे हाथ में लग जाने की वजह से मेरे हाथ में खून निकल आया और बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। जैसे ही खून निकला तो वे दोनों बूढ़े आदमी अचानक मेरी आंखों के सामने आ गए और मेरे हाथ की तरफ खा जाने वाली नजरों से मुझे देखने लगे। ये देखकर मैं घबराने लगा क्योंकि उन दोनों की नजर मेरे हाथ में बहते खून की तरफ थी, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और देखते ही देखते उनके मुंह से लार टपकने लगी और धीरे धीरे उनके दांत भी काफी बड़े होने लगे थे। वे मेरी तरफ बढ़ने ही लगे। उस वक्त मुझे तकलीफ तो बहुत हो रही थी, परंतु मैं खड़े होकर फिर से भागने लगा और अब मैं अपनी जान बचाने के लिए थोड़ी आगे भागते ही जा रहा था। जब भागते भागते मैं बहुत ज्यादा थक गया तो मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। अब शरीर में एक पल की भी ताकत नहीं थी कि मैं और आगे भाग सकूं। तभी मेरी नजर एक तरफ गई जो नदी के दूसरे किनारे पर थी। वहां पर मुझे कुछ लोग दिखाई दिए तो मैं हिम्मत करके भागते हुए उस तरफ गया, ये सोचकर कि शायद वहां जाकर मेरी जान बच जाए। वहां जाकर मैंने देखा कि वहां एक जगह मुझे बहुत सारे लोग इकट्ठा दिखाई दिए, जिनकी तेज तेज चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। ये देखकर एक पल के लिए तो मैं घबराते हुए बहुत हैरान रह गया कि ये लोग इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। शायद इनके साथ भी कुछ बुरा हुआ होगा, यही बात मेरे दिमाग में आ रही थी। अब मैं शायद इन लोगों के पास में जाकर बच जाऊं। ये सोचकर मैं उन लोगों की तरफ भागते रहा।
मैं भूल गया कि मैं इस वक्त नदी में ही हूं। जैसे ही मैं उन लोगों के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वे लोग रो रहे थे। उनके रोने की आवाज अजीब तरह की भयानक सी थी। मैं उनकी तरफ देखे जा रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। सबकी पीठ मेरी तरफ थी। बस उनके रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। उन्हें इस तरह रोते हुए देखकर मुझे एक पल के लिए हैरानी तो हुई, लेकिन जैसे ही मैं उनके बहुत पास पहुंच गया तो मैंने देखा कि सभी मेरे जाते ही रोने से चुप हो गए। अब मैं उनके पास जाकर हिम्मत करके हड़बड़ाते हुए बोला, वो मेरी जान बचा लीजिए। ये कहते हुए चुप हो गया और फिर से बोलने की कोशिश करने ही लगा था कि तभी सभी लोगों ने एक साथ घूर कर मेरी तरफ देखा। तो एक तो मैं पहले ही बहुत घबराया हुआ था, और अब अपनी आंखों के सामने जो भयानक मंजर मैंने देखा उसे देखकर अब तो मैं थर थर कांपने लगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जो लोग खड़े हुए थे वो जिंदा इंसान नहीं थे। जो दो बूढ़े आदमी मुझे मिले थे उनकी ही तरह भूत प्रेत थे। सभी खा जाने वाली नजरों से मुझे देखने लगे। हर कोई देखने में भयानक लग रहा था। बहुत सारे लोग थे, लेकिन सभी पूरी तरह सफेद थे। आंखों की पुतली भी सफेद थी, और जब वे अजीब तरह से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई तो उनके दांत भी पूरी तरह काले थे। उनके मुंह से खून टपकने लगा था, और इसके साथ साथ धीरे धीरे उनके शरीर पर भी चोट के निशान दिखाई देने लगे, जिनसे खून बह रहा था। ये देखकर घबराते हुए मैं अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ देखने लगा कि तभी सामने नजर गई। जो चारों तरफ में वो लोग लाश को घेरे हुए बैठे थे, तो वो मेरी ही लाश थी। ये देखकर मैं घबराते हुए भागने ही लगा था कि तभी वहां पर जितने भी भूत प्रेत थे सभी भयानक रूप से रोने लगे। उनके रोने की आवाज चारों तरफ सुनाई देने लगी। अब तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर जमीन में ही जकड़ गए हों, और मैं चाहते हुए भी वहां भाग नहीं पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था भागने की, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। चिल्लाने की कोशिश कर रहा था तो जैसे मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। तभी मेरी अपनी खुद की लाश पहले की तरह ही खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी, जिसके साथ सभी जोर जोर से हंसने लगे और मेरी तरफ बढ़ने लगे। पीछे की तरफ वही बूढ़े आदमी थे, आगे की तरफ वो सब लोग। अब मैं भागते ही जा रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं। चारों तरफ से उन लोगों ने मुझे घेर लिया। तभी मुझे जंगल की तरफ का रास्ता दिखाई दिया, और बिना सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए मैं जंगल के अंदर चला गया। मैं पागलों की तरह भाग जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे पैर में काफी चोट भी लग गई थी, लेकिन मुझे किसी चीज का होश नहीं था। मैं अपनी बस तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन कैसे जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भागते भागते मैं जंगल में एक जाकर गिर गया। घबराते हुए मैंने चारों तरफ देखा, कोई भी नजर नहीं आया था। उस सुनसान जंगल में मुझे किसी के आने की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। बस कुछ जंगली जानवरों की, पक्षियों की चिल्लाने की थोड़ी आवाज आ रही थी, वरना वो जंगल ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जिंदा ही निकल जाएगा। मैंने घबराते हुए पीछे देखा, ध्यान से सुनने की कोशिश की कि कहीं वो भूत प्रेत मेरे पीछे आ तो नहीं रहे हैं, परंतु मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये देखकर मैं घबराते हुए सोचने लगा कि शायद अब जंगल से बाहर निकलकर एक बार अपनी बस तक पहुंच जाऊं तो मेरी जान बच जाएगी। अभी उठकर थोड़ी ही आगे बढ़ा था कि अचानक पेड़ में से कुछ मेरे सामने आकर लटक गया। ये देखकर मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा कि किसी की भयानक आंखें चमक रही थीं। ये देखकर घबराहट की वजह से उस वक्त मेरे सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई। मैं घबराते हुए उस तरफ देखने लगा कि मुझे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी, जो काफी भयानक थी। तभी आसमान में एक बिजली चमकी और मुझे दिखाई दिया कि पेड़ पर एक प्रेत जो उल्टा लटका हुआ था। अब अपनी आंखों के सामने और अपना रास्ता रोके हुए उस प्रेत को देखकर मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही वो प्रेत फिर मेरी तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर घबरा गया और दूसरी तरफ भागने लगा तो अचानक किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं अपने पैर को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी की पकड़ से छुड़ा नहीं पा रहा था। तो घबराते हुए मैंने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो एक लगभग 10 साल का भयानक सा बच्चा था, जो मेरा पैर पकड़कर जबरदस्ती मेरे पैर में अपने दांतों से खून पीने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर मैं घबरा गया और चिल्लाने लगा। तो उस बच्चे ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, फिर अपने दांत मेरे पैर में गड़ा दिए, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो मेरा खून पीने ही लगा था कि मैंने जोर से उसे झटका दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाकर गिर गया।
अब बड़ी मुश्किल से अपने पैर को उसे छुड़ाया और भागने लगा तो उस बच्चे के रोने की आवाज मुझे सुनाई दी, परंतु घबराहट की वजह से मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं उस जंगल में भागते जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि रास्ता किधर है कि तभी अचानक एक प्रेत मेरे सामने आ गया। उसे देखकर अब मेरी सांसें गले में अटक गई थी। वहीं उस भयानक से प्रेत ने मेरी तरफ देखा, जिसकी लाल कलर की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। बड़ा ही डरावना सा वो था, जो भयानक हंसी हंसते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़ते ही जा रहा था। यह देखकर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि भागते हुए किस तरफ जाऊं, क्योंकि मुझे तो चारों तरफ एक ही डर सता रहा था कि पता नहीं कब कौन सा प्रेत मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। चारों तरफ से ही अजीब अजीब सी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी और मैं घबराते हुए अपनी आंखों के सामने उसे प्रेत को देख रहा था, जो मेरे बहुत ही करीब खड़ा हुआ था और अजीब तरह की आवाज निकाल रहा था। तभी उस प्रेत ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं थर थर कांपने लगा और पीछे की तरफ भागने लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगा और ये लोग जिंदा ही मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। पता नहीं उस रात कौन सी शक्ति मेरे साथ थी, कि भगवान किस रूप में रक्षा कर रहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं बेहोश नहीं हुआ था और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए भाग रहा था, परंतु मैं काफी ज्यादा थक गया था। मेरी सांसें भी उखड़ रही थीं, लेकिन फिर भी मैं भागते ही जा रहा था, क्योंकि मुझे हर कदम पर हर जगह अपनी मौत नजर आ रही थी और अपनी जान बचाने के लिए मैं हर आखिरी कोशिश करना चाहता था। ऐसे में मुझे कभी किसी के रोने की, कभी चिल्लाने की, कभी हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं। बहुत ज्यादा डर गया था। अब तो लगने लगा था कि यहां से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। तभी मुझे जंगल से बाहर की तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखाई दिया, तो मैं पागलों की तरह उस रास्ते पर भागने लगा और सड़क पर आ गया। मेरे पीछे पीछे वे सभी भूत प्रेत भागते हुए आ गए। मैं भागते हुए सड़क पर आगे बढ़ने लगा तो मुझे मेरी बस नजर आई। अब भागते हुए जब बस तक आकर पहुंचा तो शरीर में जरा सी भी जान नहीं रही, परंतु पीछे की तरफ नजर घुमाकर देखा तो सभी भूत प्रेत भागते हुए आवाज करते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। ऐसे में घबराते हुए अपनी बस में बैठ गया। मैं थर थर कांपते था। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि बस को स्टार्ट कर सकूं, लेकिन फिर हिम्मत करके मैं बस स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, परंतु उस वक्त बस भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबराने लगा। बाहर से आ रही आवाजों को सुनकर मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। अब बस को तो मैंने अंदर से लॉक कर दिया था, परंतु वही सभी जो भूत प्रेत थे अब मेरी बस के चारों तरफ बस को घेरे हुए थे। इसके साथ में ही बस की खिड़कियों को खटखटा रहे थे, दरवाजे को पीट रहे थे, खोलने के लिए बोल रहे थे। ये देखकर मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। तभी सभी जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगे, कभी चिल्लाने लगे, बस की खिड़की पर हाथ मारने लगे थे, जिससे पूरी बस में जगह जगह खून के निशान भी बन गए थे। तभी मैं भगवान को याद करते जा रहा था कि अचानक मेरी बस स्टार्ट हो गई। तो ये देखकर अब मैंने घबराते हुए अपनी बस स्टार्ट की और पागलों की तरह अपनी बस को सामने सड़क पर दौड़ा दिया। मुझे पीछे से सबके चिल्लाने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अपनी जान बचाने के लिए मैं पागलों की तरह बस को सड़क पर दौड़ते जा रहा था। पूरी सड़क इस समय सुनसान नजर आ रही थी। मैं उसे दौड़ाता रहा। अभी थोड़ी ही आगे आया था कि सब कुछ मुझे शांत लगने लगा। अब भूत प्रेत के चिल्लाने की आवाज में मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे में अब लगने लगा कि मैं उन सभी भूत प्रेत को पीछे छोड़कर आ गया हूं। तो मैंने चैन की सांस ली। कुछ ही दूरी पर आगे एक कस्बा आने वाला था। इस बारे में मुझे पता था। अब मैं सोचने लगा कि जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंच जाऊं, फिर किसी होटल में रुक जाऊंगा, क्योंकि अब भी इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बस को ठीक तरह से चला पाऊंगा। इसलिए कहीं रुक जाऊंगा तो ठीक रहेगा। ये सोचकर अब बस की रफ्तार थोड़ी धीमी की, क्योंकि मैं काफी देर से बस भगाते ही जा रहा था। अब मैंने खिड़की से बाहर चारों तरफ देखा, सुनसान ही सुनसान था। तभी मुझे पीछे से कोई आवाज सुनाई देने लगी, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सभी भूत प्रेत मेरी बस में बैठे हुए थे। पूरी बस भरी हुई थी। उनमें से कोई तो उल्टा बस में लटक रहा था, तो कोई हवा में लहरा रहा था, कोई अपनी सिर को अजीबो गरीब तरीके से लहरा रहा था। अब देखते ही देखते वे भयानक रूप से चिल्लाने लगे, जिन्हें देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। वही धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा था। अब किसी के पैर नहीं थे, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के पांव नहीं थे, सिर्फ
किसी के हाथ नहीं थे। कोई अजीब तरीके से चिल्ला रहा था और जोर जोर से रोने लगे। इसके साथ में ही जिस तरह वो सब बस में उछल कूद कर रहे थे, न तो पूरी बस में खून ही खून हो गया था, हर जगह खून के ही निशान नजर आ रहे थे। भयंकर बदबू भी उस बस में फैल गई थी, इतनी ज्यादा बदबू कि मैं सांस भी ठीक तरह से नहीं ले पा रहा था। अब अपने आप को कैसे बचाऊं? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस वक्त ये देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि ठीक से बस को भी नहीं चला पा रहा था। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपनी बस चला रहा था। अब मुझे तो लगने लगा था कि अब ये सब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे नोचकर खा जाएंगे। शायद मेरी लाश भी मेरे घर वालों को ना मिलेगी। तभी अजीब आवाज करते हुए वो मेरी तरफ देखने लगे और उन्होंने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए कि देखते देखते उनके हाथ काफी लंबे हो गए। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा और इन सब में सामने एक बड़े से नीम के पेड़ के जाकर मेरी बस टकरा गई। उसके बाद मुझे होश भी नहीं रहा और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। सुबह हो चुकी थी। उस वक्त मेरे पास में पुलिस वहां पर खड़ी हुई थी। ये देखकर मैं और ज्यादा घबरा गया। रात को जो कुछ हुआ था वही सब बातें मुझे याद आ रही थी। तभी पुलिस से मुझे पता चला कि मैं रात को पागलों की तरह बस को दौड़ाते जा रहा था। किसी चीज का होश नहीं था, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि शायद मैंने नशा किया हुआ है, इसलिए पुलिस की गाड़ी मेरा पीछा कर रही थी। जब सामने एक पीपल के पेड़ के नीचे एक मंदिर था, वहां पर जाकर बस टकराई और मैं बेहोश हो गया, तो उन्होंने आकर मुझे संभाला और बेहोशी की हालत में मुझे अस्पताल पहुंचाया। ये कहकर एक पुलिस कांस्टेबल मुझे देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें कितनी आवाज लगा रहे थे? सुनाई नहीं देता क्या? पी रखी थी क्या, जो अपनी बस को इस तरह दौड़ते जा रहे थे और पीपल के पेड़ पर जाकर ठोक दी? ये कहकर मुझे भला बुरा कहने लगा, लेकिन मैं तो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि घबराते हुए कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बस इतना ही समझ रहा था कि आज भगवान ने मेरी जान बचाई है। उस पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर होने की वजह से मेरी बस वहां जाकर रुकी, तो शायद उन भूत प्रेत ने मुझे जिंदा छोड़ दिया और भगवान के डर से मुझे छोड़कर भाग गए, वरना आज मैं जिंदा ना होता। तभी वो पुलिस कांस्टेबल फिर से चिल्लाते हुए बोला, दिमाग से पागल हो या कान खराब हैं जो सुनाई नहीं देता? बताओ क्या पूछ रहा हूं? अब मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, मैं नहीं। इसके अलावा मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा था। यह देखकर उस पुलिस कांस्टेबल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो कुछ और बोलता, उससे पहले तभी एक अधेड़ उम्र का पुलिस कांस्टेबल था। उसने उसे कांस्टेबल को शांत रहने के लिए कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से थोड़ा दूर ले गया। शायद वो वहीं का रहने वाला था और इन सब के बारे में जानता था। उसे बताई होगी कि उसके बाद जो पुलिस कांस्टेबल जो कुछ देर पहले मुझ पर चिल्ला रहा था, वो अब ठीक तरीके से बातें कर रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था और घबराते हुए चारों तरफ देख रहा था। मुझे अभी ऐसा लग रहा था जैसे वो भूत प्रेत अब वापस आएंगे और मेरा गला दबाकर मेरी जान ले लेंगे या फिर मुझे नोचकर जिंदा ही खा जाएंगे। अभी मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तभी एक नर्स मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए आई, तो मुझे उनमें भी, उस नर्स में भी वही बूढ़ा आदमी, वही भूत दिखाई देने लगा और मैं घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा था और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना चाहता था। तब मेरी हालत देखकर उन सभी ने मुझे पकड़ा, परंतु मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरे घर वाले मेरे पास में ही थे। शायद मेरे फोन से उन्हें सूचना दे दी गई थी, जो बस में ही पड़ा हुआ था। ऐसे में सब आ गए थे और मेरी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे। मेरी माँ तो रो रही थी। हर कोई मुझसे पूछ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन घबराहट की वजह से मैं तो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। तभी मेरी माँ ने खाने की थाली अपने हाथ में लेकर मुझे खाना खिलाने की कोशिश की, जिससे मैं कुछ दवाइयां वगैरह ले सकूं। अब मैंने उस खाने की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें सारा नॉनवेज खाना रखा हुआ है और चारों तरफ वही लोग मुझे फिर से दिखाई देने लगे। तो मैंने घबरा कर वो खाना भी एक तरफ फेंक दिया और थर थर कांपने लगा था। ये देखकर मेरी माँ फिर से रोने लग गई, तो मेरे पापा ने अपने हाथों से जबरदस्ती मुझे थोड़ा बहुत जूस पिलाकर दवाई दी, जिनके असर से मैं फिर से सो गया था। धीरे धीरे अब इन सब में सारा दिन गुजर गया था। शाम हो गई थी। मेरे घर वालों ने फिर से जबरदस्ती मुझे थोड़ा बहुत जूस और दूध दलिया खिलाया और दवाई दे दी।
कुछ ही देर में दवाई के असर से मैं फिर से सो गया था। जब सो रहा था तो मुझे सपने में वही सब कुछ दिखाई देने लगा। मैं अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा था। तभी अचानक एक 10 साल के बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नोच नोच कर खाने लगा। ये देखकर डरते हुए और ऐसे में चिल्लाते हुए मेरी आंखें खुल गईं। मेरे घर वाले उस वक्त तक जाग रहे थे। मुझे चिल्लाते देखकर मुझे संभालने लगे। मुझे समझाने लगे कि वो सब लोग हैं यहाँ, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरने लगा। तभी मेरी नजर सामने दरवाजे की तरफ गई तो मेरे तो होश उड़ गए। अभी कुछ देर पहले तो मैंने सपना देखा था, लेकिन अब तो अपनी आंखों के सामने मुझे जो दोनों बूढ़े आदमी मुझे मिले थे, वो दोनों ही खड़े होकर मेरी तरफ देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते जा रहे थे। अब देखते ही देखते वो दोनों काफी ज्यादा भयानक हो गए। ये देखकर मैं चिल्लाने लगा और दरवाजे की तरफ देखने लगा तो सबने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वो बूढ़े जैसे मुझे ही दिखाई दे रहे थे, उन्हें दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर कुछ देर बाद वो मुझे दिखाई नहीं दिए, लेकिन मेरी तो दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मेरे घर वालों ने फिर से मुझे आराम करने के लिए कहा, लेकिन मैं तो घबराहट की वजह से जब भी अपनी आंखें बंद करता वही सब कुछ मुझे याद आने लगता। एक एक पल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था और ऐसे में बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी आंखें बंद की और सो गया। रात को जब मैं सो रहा था तो अचानक मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरा चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ है। ये देखकर मैंने उस कपड़े को हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं एक कफन में लिपटा हुआ था और उसी नदी में सो रहा था। मेरे चारों तरफ वही भूत पिशाच अजीब तरीके से आवाज करते हुए रो रहे थे। ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा। तभी सभी ने मेरी तरफ घूर कर देखा और मेरी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर मैं उठकर भागने लगा। सभी मेरे पीछे भागते ही जा रहे थे। मैं आगे आगे भागते जा रहा था। उस वक्त इतना ज्यादा घबरा गया था कि घबराहट की वजह से मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था। तभी किसी चीज से ठोकर खाकर मैं नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। आंखें खोलने से पहले ही मुझे अपने घर वालों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैंने आंखें खोली और चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। अब अपने घर वालों के बीच में अपने आप को देखकर मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं सपना देख रहा हूं या पहले सपना देख रहा था। अगर मैं वहां पर था तो यहां पर कैसे आया और यहां पर हूं तो वहां पर कैसे गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस दिमाग में हजारों बातें घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कान में बहुत सारी आवाज एक साथ सुनाई दे रही हैं, जिसकी वजह से मेरा सिर चकराने लगा और मैंने घबराकर अपने सिर पर अपने दोनों हाथ लगा लिए। अब मैं अपने घर वालों की तरफ देख रहा था, जो घबराते हुए मेरी तरफ ही देख रहे थे। अब मेरी माँ ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा तो मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं बहुत अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मुझ पर बेहोशी छा गई है और मैं गहरी नींद में सो गया। मुझे सोए हुए पता नहीं कितना वक्त हुआ था कि अचानक मुझे होश आया। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास में खड़े होकर चिल्लाते जा रहे हैं। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर देखा तो वही सारे के सारे ही भूत प्रेत मुझे घेरे हुए खड़े थे। ये देखकर डरते हुए मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, जो पास में ही बेंच पर गहरी नींद में सो रहे थे। अब तो मैं बहुत ज्यादा घबराने लगा। वे सभी मुझे देखकर जोर जोर से रोने लगे। तभी कोई हंसने लगा, कोई चिल्लाने लगा। तभी उनमें से एक ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते उसका हाथ काफी लंबा हो गया। ये सब कुछ देखकर मैं इधर उधर झांकने लगा, लेकिन जैसे मेरे हाथ पैर तो जकड़ गए थे, तभी वे सभी भयानक हंसी हंसते हुए न जाने कहां गायब हो गए। मैं घबराते हुए उनकी तरफ देख रहा था, पर अब मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। साथ में ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये सभी मेरी जान के दुश्मन हैं तो मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया है। समझ में नहीं आ रहा था। सारी रात मैंने एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजारा था। सुबह हो चुकी थी। मुझे देखकर हर कोई परेशान था। अब मेरे घर वाले घबराए हुए मेरे पास में बैठे हुए थे। सारा दिन वही सब कुछ सोचते रहा। कभी चिल्लाते हुए बेहोश हो जाता, कभी होश आता तो ऐसा लगता जैसे वे सभी भूत प्रेत चारों तरफ से घेरे हुए मुझे जान से मार डालेंगे। दिन में तो उनमें से कोई नजर नहीं आता, लेकिन रात होती तो वही सब कुछ नजर आने लगता था। वे सभी लोग मुझे डराने की कोशिश तो करते थे, परंतु मेरी जान नहीं लेते थे। ऐसे में मेरी हालत देखकर डॉक्टर मुझे छुट्टी नहीं देना चाहते थे,
लेकिन मैं घर जाने की रट लगाए हुए था तो मेरे घर वाले मेरी हालत को देखकर जबरदस्ती छुट्टी करवाकर मुझे घर लेकर आ गए थे। मुझे लगने लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद वो भूत प्रेत मेरा पीछा छोड़ देंगे, लेकिन अब भी डरा हुआ था। रात के वक्त मेरे घर वाले मेरी हालत देखकर मुझे एक पल के लिए छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरे ही कमरे में सोए हुए थे। उस वक्त दवाइयों की असर से मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी मुझे अपने कान के पास किसी के बोलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत ही धीमी आवाज में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर समझ में नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। हड़बड़ाते हुए आंखें खोलकर देखा तो कुछ भी कमरे में नजर नहीं आ रहा था। अब मैं आंखें बंद करने वाला था कि तभी खिड़की से बाहर की तरफ नजर गई तो वहीं दोनों बूढ़े आदमी खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। वहीं मुझे डरते हुए देखकर वे दोनों फिर देखते ही देखते अजीब तरह से मुस्कुराने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब चारों तरफ नजर घुमाई तो वही सब कुछ मेरे आसपास में खड़े हुए थे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। भागना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे हाथ पैर जकड़ गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहां जाऊं। तभी उनमें से एक 12 साल का बच्चा मेरे पास में आया और देखते ही देखते मेरे बेड पर इधर उधर उछलने कूदने लगा और फिर मेरे सीने पर आकर बैठ गया। अब वो मुझे घूरने लगा और मेरा खून पीने के लिए अपने दोनों दांत मेरी गर्दन में गड़ा दिए। वो मेरा खून पीने लगा। मैं तकलीफ से तड़पने लगा था कि तभी अचानक मेरी मम्मी की नींद खुली। अपनी माँ की नींद खुलते ही मैंने उसकी तरफ देखा और फिर नजर घुमाई तो अब मुझे कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था, ना खिड़की की तरफ कोई नजर आ रहा था, परंतु गर्दन में अभी तकलीफ हो रही थी। उस वक्त मुझे घबराए देखकर मेरी मम्मी ने भागकर मुझे संभाला। उन्हें लग रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसकी वजह से मैं घबराया हुआ हूं। तभी उनकी नजर मेरी गर्दन की तरफ गई और मेरी गर्दन में चोट देखकर खून निकलते देखकर घबरा गई। मुझसे पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन मैं कुछ बताने की हालत में नहीं था। ऐसे में सोचा कि शायद कहीं गलती से कोई कीड़े ने काट लिया होगा या कहीं से मुझे चोट लग गई होगी, क्योंकि उस वक्त जो खून बह रहा था उसमें दांतों के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। अब जल्दी से मम्मी ने वहां पर मरहम पट्टी की। फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन पानी का गिलास भी मेरे हाथ से छूट गया था और मैं कांपते ही जा रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। तो मम्मी बोली, बेटा घाव में दर्द हो रहा है क्या? ये सब कुछ कैसे हो गया? परंतु मैं कुछ नहीं बोला। मम्मी ने अब मुझे दवाई दी, जिसके असर से मुझे कुछ ही देर में नींद आ गई थी। जब मैं सो रहा था तो फिर से मुझे वही अजीब तरह की आवाज सुनाई देना लगी। मैंने आंखें खोलकर देखा, वही सब लोग मेरे पास में खड़े हुए थे। अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उन्होंने गुस्से में घूर कर मेरी तरफ देखा और मैं अपने बिस्तर से उड़ने लगा, हवा में लहराने लगा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तभी मैं चिल्लाना चाहता था पर गले में आवाज अटक गई थी। धीरे धीरे एक काला धुएं ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मैं उसमें लहराता हुआ उड़ता हुआ उनके साथ चला जा रहा था। अपने आप को रोकने की कोशिश करते हुए भी रोक नहीं पा रहा था। तभी अचानक एक जगह जाकर मैं गिर गया। वहां जैसे ही उठकर देखा तो मैं अब उस नदी में था। वे सभी भूत प्रेत चुड़ैल मुझे उस नदी में लेकर आ गए थे। शायद यही नदी पर मुझे मारना चाहते थे। अब तो शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि मैं उठकर वहां से भाग जाऊं। वो सभी मेरे चारों तरफ घूमने लगे, अजीब तरह से रोने लगे थे। उनके रोने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तभी उन्होंने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। हाथों के नाखून बड़े ही नुकीले थे। शायद वो सभी अब नोचकर मुझे खाना चाहते थे। ये देखकर अब मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मुझे लगने लगा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। घबराते हुए मैं बस चारों तरफ देखते ही जा रहा था कि तभी अचानक एक दिव्य सी रोशनी मुझे दिखाई दी, जो बिल्कुल मेरे ऊपर जाकर चमकने लगी थी, जिसे देखकर वो सभी भूत प्रेत चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। अब मैंने उस रोशनी की तरफ देखा तो अपने आप ही मेरी आंखें बंद हो गईं और मुझे होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मेरे घर वाले मेरे पास में बैठे हुए थे और बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तभी उनसे मुझे पता चला कि जब रात को वे लोग सो रहे थे तो किसी ने आवाज देकर उन्हें जगाया था। जब उन्होंने आंखें खोलकर देखी तो मुझे ना देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए। मुझे ढूंढने लगे। तभी जैसे किसी ने उनके कानों में आकर नदी का नाम लिया था और वो लोग मुझे ढूंढते हुए नदी पर पहुंच गए तो उस नदी में बेहोश पड़ा था।
वहीं पर मैं उन्हें मिला था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उस नदी तक कैसे पहुंच गया। साथ में उन्हें आवाज देकर किसने जगाया था और मेरा पता बताया था, ये बात भी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। तभी मेरी मम्मी कुछ बोलती, उससे पहले ही मैं घबराते हुए चिल्लाते हुए बोला, मुझे बचा लो, वे लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो, वे लोग मुझे मार डालेंगे। ये सुनकर उनके कुछ समझ में ही नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद या तो मेरी सिर पर चोट लगने की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं या फिर कोई और कारण है, क्योंकि उन लोगों को नदी की सच्चाई अभी तक मालूम नहीं थी। अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे सुला दिया, परंतु मैं अब सोना नहीं चाहता था और न ही मुझे नींद आ रही थी। वैसे भी दवाइयों के असर से बहुत ज्यादा सो चुका था और अब तो दिल और दिमाग में एक डर सा भी बैठा हुआ था कि अगर मैं आंखें बंद करूंगा तो वो भूत प्रेत मुझे वापस अपने साथ ले जाएंगे। इसलिए मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। जब थोड़ी देर हो गई और उन्हें लगा कि मैं अब थोड़ा ठीक हूं, तो फिर वे लोग मुझसे पूछने लगे कि कौन मार डालेगा। उन्हें लग रहा था कि शायद मुझे अकेला देखकर बदमाशों ने मुझे घेर लिया था, जिसकी वजह से मैं गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ाते जा रहा था, क्योंकि उन्हें किसी ने भी नहीं बताया था, न ही पुलिस ने बताया था कि आखिर बात क्या हुई है। साथ ही उन्हें यह सोचकर भी हैरानी हो रही थी कि आखिर इतनी दूर उस नदी में मैं पहुंच कैसे गया। शाम को पुलिस थाने से पुलिस कांस्टेबल आया था जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और जो पुलिस गाड़ी मेरे पीछे लगी हुई थी वहीं से पुलिस कांस्टेबल आया हुआ था। मेरी हालत देखकर फिर उसने घर वालों से बात की, तो मेरे घर वालों ने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उन्हें तो यह भी पता नहीं था। साथ ही रात को मेरे नदी में जाने की बात भी उन्होंने उस पुलिस कांस्टेबल को बताई, तो ये सुनकर ही वो थोड़ा परेशान हो गया। अब पुलिस कांस्टेबल ने मेरी तरफ देखा और उस अधेड़ उम्र के पुलिस कांस्टेबल ने घर वालों को जो सच्चाई बताई, उसे सुनकर तो हर कोई घबराते हुए मेरी तरफ देखने लगा और मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उन्होंने बताया कि जिस रात मैं वहां से गुजर रहा था वो शादी की रात थी, यानी अक्षय तृतीया का अब्बू सावा था। उस रात उस नदी में वही भूत प्रेत की आत्माएं भटकती हुई घूमती हैं, क्योंकि कुछ साल पहले इस अक्षय तृतीया के दिन रात को जब बारात खाना खाकर लौट रही थी, तो बस ड्राइवर को नींद की झपकी आ गई थी, और जिसकी वजह से उस पुलिया पर बस का संतुलन बिगड़ गया और बस पलटकर नीचे उस नदी में जाकर गिर गई। ऐसे में बस के अंदर जो सारे बाराती सोए हुए थे, बस के नीचे गिरते ही उनकी नींद खुल गई और वहां चारों तरफ चीख पुकार मच गई थी। अब अपने आप को बचाने के लिए बस के नदी में गिरते ही कोई भी बस के अंदर से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे पहले ही बस में आग लग गई और ऐसे में सभी बारातियों की जलकर मौत हो गई। सिर्फ वो ड्राइवर बचा था जो काफी घायल था। जब किसी ने बाद में आकर यह हादसा अपनी आंखों से देखा तो पुलिस को खबर दी और पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही बस ड्राइवर को जैसे ही होश आया तो उसने घबराते हुए सारी सच्चाई बताई। शायद उसी में महसूस हो गया था कि अब वो भी जिंदा नहीं बचेगा। सच्चाई बताने के देर बाद ही उसने भी दम तोड़ दिया था। तब से ही कहते हैं कि हर साल अक्षय तृतीया की रात के वक्त वही सब बारातियों की आत्मा भटकने लगती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। जो कोई भी वहां से गुजरता है उसे अपने छलावे का शिकार बनाकर उसकी जान ले लेती हैं, और अगर कोई वहां से बचकर निकल भी जाता है तो जब तक उसकी जान नहीं ले लेते तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता। पिछली बार भी एक बस ड्राइवर और कंडक्टर के साथ यही हादसा हुआ था। उनमें से जो कंडक्टर था वो बचकर वहां से भाग निकला था और बेहोशी की हालत में सड़क पर आते जाते लोगों को मिला था। उसे अस्पताल में एडमिट करवाया, परंतु जब भी उसे होश आता तो घबराते हुए वो कभी चिल्लाने लगता था तो कभी रोने लगता था। उसकी हालत देखकर घर वाले उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहे थे। बाद में अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उसे वे लोग घर लेकर चले गए थे। उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे, परंतु एक रात वो अपने कमरे में से कहीं गायब होकर चला गया। घर वालों ने ढूंढा तो उसका पता उस नदी में चला। वहां पर जाकर देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर नोचकर खाया हुआ था। आखिर वो नदी तक कैसे पहुंचा, ये बात कोई समझ नहीं पा रहा था, परंतु लाश को देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी ही रह गईं और लोगों का कहना था कि उन आत्माओं ने उनकी जान ली है। ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर वो पुलिस कांस्टेबल बोला, शायद इसकी किस्मत अच्छी थी कि उस नदी में वापस जाने के बाद भी इसकी जान नहीं गई, वरना वो आत्माएं इसे जिंदा नहीं छोड़ती, क्योंकि वे आत्माएं उस नदी में ले जाकर ही लोगों को मारती हैं।
उससे पहले सिर्फ डराने का काम करती हैं। और कब सबकी आंखों में धूल झोंक कर अपने साथ ले जाए, कोई नहीं कह सकता। अब ये तो इसे ही पता होगा कि वो आत्माएं इसे अपने साथ कैसे उस नदी में वापस लेकर गई थी। वैसे हर अक्षय तृतीया की रात ये सब कुछ होता है, जिसका डर चारों तरफ फैला है, जिसकी वजह से लोग वहां से गुजरने से पहले 1000 बार सोचते हैं। और जिन्हें इन सब के बारे में पता नहीं होता, वो उन आत्माओं का शिकार बन जाते हैं। वैसे लोगों का कहना तो ये है कि जो बस ड्राइवर होते हैं, उन्हें वे आत्माएं ज्यादा शिकार बनाती हैं, क्योंकि उस बस ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ था। और ऐसे में सभी आत्माओं को लगता है कि वो बस ड्राइवर उनका कातिल है, जिसकी वजह से वो अपना बदला लेना चाहती हैं। अब तो भगवान ही इसकी जान बचा सकता है, क्योंकि वो आत्माएं इतनी आसानी से इसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। उस वक्त पुलिस कांस्टेबल की बातें सुनकर मेरे घर वाले भी बहुत परेशान हो गए। उसके बाद पुलिस कांस्टेबल वहां से चला गया। अब तो मैं थर थर कांपने लगा। मुझे लगने लगा था कि वे सभी भूत प्रेत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में मेरे घर वाले अब मेरी जान बचाना चाहते थे, पर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वही एक आदमी के बारे में बताया गया था जो कि तंत्र विद्या करता था। घर वाले उसके पास में गए तो उसने अच्छी खासी कीमत भी ली और पूरे घर में जगह जगह राई के दाने फैला दिए, ये कहते हुए कि वो भूत प्रेत इन्हें पार नहीं कर पाएंगे। और कुछ तंत्र मंत्र भी किया कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। ये कहते हुए बड़ी बड़ी बातें करते हुए वो वहां से वापस चला गया। ऐसे में घर वालों को लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी जान बच जाएगी, परंतु उन्होंने गलत सोचा था। उस रात जब मैं सो रहा था तो मुझे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी, वही चिल्लाने की आवाजें। तो घबराते हुए मैंने आंखें खोलकर देखा तो कमरे में वही सब भूत प्रेत थे। कोई पंखे से उल्टा लटक रहा था, कोई अलमारी के ऊपर बैठा था, कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था, कोई मेरे सीने पर था। मैं चारों तरफ से उनसे घिरा हुआ अब अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब सोचने समझने की शक्ति तो बची नहीं थी। उस वक्त मेरे घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे। मैं घबराते हुए कुछ समझ नहीं पा रहा था। आज तो मेरे गले से घबराते हुए आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी मेरे पापा के फोन का अलार्म बज उठा, जिसमें हनुमान चालीसा लगाई हुई थी। जैसे ही हनुमान चालीसा बजने लगी, सभी भूत प्रेत चिल्लाते हुए भाग गए। मेरे पापा की नींद खुली। उन्होंने अलार्म बंद किया और मेरी तरफ देखा। मुझे घबराए हुए देखकर मेरे पास आकर घबराते हुए बोले, क्या हुआ बेटा? मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा था। ऐसे में पापा सब कुछ समझ गए। उन्होंने मुझे दवाई दी, जिसके असर से मैं तो कुछ ही देर में सो गया था, लेकिन शायद उसके बाद मेरे पापा सारी रात नहीं सो पाए थे। वैसे पापा ने अलार्म इसलिए लगाया था क्योंकि उन्हें हर 2 घंटे में उठकर मुझे दवाई देनी थी, इसलिए कहीं नींद ना खुले। ऐसे में उन्होंने अलार्म लगा दिया था और ये मेरी अच्छी किस्मत थी कि उसमें हनुमान चालीसा लगी हुई थी, जिसकी वजह से एक बार फिर मेरी जान बच गई। उस वक्त मेरी किस्मत के साथ मेरे भगवान भी मेरे साथ में थे, इसलिए शायद मैं जिंदा बचा हुआ था। सुबह होते ही घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। हर किसी को मेरी चिंता सताई जा रही थी। एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे थे कि कहीं मेरे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वैसे अब उन्हें समझ में आ गया था कि ज्यादा दिनों तक वे लोग आत्माओं से मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मेरी जान नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हर कोई बस ये सोचने में और ये पता लगाने में लगा हुआ था कि मेरी जान कैसे बचाई जाए, उन आत्माओं से कैसे छुटकारा पाया जाए। ऐसे में फिर किसी ने पापा को एक महिला तांत्रिक के बारे में बताया। पहले तो पापा को यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा कुछ कर सकती हैं, लेकिन मेरी जान के लिए तो कुछ भी कर सकते थे। तो वे लोग तुरंत ही मुझे लेकर काशी गए। वहीं पर उस महिला तांत्रिक का पता बताया गया था। वहां जाकर हम जैसे ही पहुंचे तो हमें बिना देखे ही उस महिला तांत्रिक ने सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर हम सब हैरान रह गए थे। साथ ही हमें उन पर यकीन हो गया कि अब वो मेरी जान बचा लेगी। उस महिला तांत्रिक ने फिर मेरे गले में एक धागा बांधा और कहा कि ये हमेशा उन बुरी शक्तियों से मेरी रक्षा करेगा। इसके डर की वजह से वे पूरी आत्माएं मुझे छू भी नहीं पाएंगी, बस इसे गलती से भी गले से नहीं उतारना। ये कहते हुए उसने फिर कुछ मंत्रित लोहे की कीलें पापा को दी और घर के चारों तरफ उन्हें गार्ड देने के लिए कहा। ये कहते हुए उन्होंने घर वालों से बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें बताई। फिर घर वाले मुझे लेकर घर आ गए थे। रात के 11 बजे महिला तांत्रिक ने जैसा कहा था, तो पापा ने फिर चाचा के साथ मिलकर
घर के चारों तरफ उन मंत्र पूरित कीलों को भगवान का नाम लेते हुए गाड़ दिया। परंतु अब भी हर कोई घबराया हुआ था, ये सोचकर कि पता नहीं क्या होगा। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं तो घबराहट की वजह से कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वही हुआ, रात के 12 बजे के आसपास सभी भूत प्रेत आत्माएं घर के आसपास आने लगे, परंतु उन कीलों की वजह से कोई भी अंदर नहीं आ पा रहा था। जिसने भी अंदर आने की कोशिश की, उसे ऐसा लगने लगा जैसे उनके पूरे शरीर में आग लग गई है और वो दर्द से छटपटाते हुए चिल्लाने लगा था, जिसकी वजह से वे सभी बहुत ज्यादा डर गए। अजीबोगरीब आवाज करने लगे थे, लेकिन घर के अंदर नहीं आए तो फिर कुछ ही देर में वापस भी लौट गए थे। वैसे अब सारी आत्माएं घर वालों को भी दिखाई दे गई थी, जिसकी वजह से सभी घर वाले बहुत ज्यादा डर गए, परंतु हिम्मत रखना उन्हें जरूरी था। ऐसा लगभग आने वाली अमावस्या तक हुआ था। सभी आत्माएं मेरी जान लेने के लिए घर तक रात को आती तो थी, लेकिन घर के अंदर नहीं जा पाती थी। वैसे उस महिला तांत्रिक ने कहा था कि अमावस्या की रात वो उन बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी, और वैसा ही हुआ। अमावस्या की रात उन्होंने ऐसा कुछ किया कि फिर अमावस्या के अगले दिन वे भूत प्रेत ना तो मुझे दिखाई दिए, ना उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। हमेशा के लिए उनसे हमें छुटकारा मिल गया था। इन सब की वजह से हम घर वाले इतना ज्यादा डर गए थे कि इन सब से उभरने में हमें काफी वक्त लगा था। फिर वक्त मिलने पर उस महिला तांत्रिक से मिलने हम सब घर वाले गए थे। मेरा भी डर कम हो गया था। जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैंने घर वालों को बता दिया था, जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। फिर उस महिला तांत्रिक को जाकर मैंने सारी बातें बताई और बताया कि उस रात नदी में जो दिव्य रोशनी मुझे दिखाई दी थी, जिसकी वजह से सभी भूत प्रेत मुझे छोड़कर भाग गए थे, जिस दिव्य रोशनी ने मेरी जान बचाई थी, आखिर वो सब कुछ क्या था। घर वालों को मेरा पता जिसने बताया था, रात को जब वो बुरी शक्तियां मुझे अपने साथ लेकर गई थी तो आवाज देकर घर वालों को जगाया था, वो आखिर कौन सी शक्ति थी? क्योंकि वो बुरी शक्ति तो थी नहीं, कोई अच्छी शक्ति थी जिसने ये सब कुछ किया था। जब हमने हैरान होकर उस महिला तांत्रिक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो हमारे घर के कुल देवता थे, जो हमारी मदद कर रहे थे। उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी। वो हर कदम पर मेरी जान की रक्षा कर रहे थे, वरना वो बुरी आत्माएं तो न जाने कब की मेरी जान ले लेती। अब ये सुनकर हम सब घर वालों ने मन ही मन अपने कुल देवता को याद करके उनका धन्यवाद किया। वही उस महिला तांत्रिक से हमने इस बारे में और बातें की तो उन्होंने बताया कि वैसे उन आत्माओं से मुकाबला करने के लिए खास सिद्धि की आवश्यकता होती है, और वही खास सिद्धि के कारण मैंने उनका अंत किया है। उन महिला तांत्रिक ने ये बातें बताई जो सिद्धि उसे शमशान काली ने दी थी। अब हमने अपनी खुशी से उस महिला तांत्रिक को हम लोगों ने दक्षिणा देनी चाहिए, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि उसे इन सब की जरूरत नहीं है। जब हम वापस लौट कर आए तो हमने कुल देवता की पूजा करने के लिए उनके स्थान पर उनके गुणगान और गाथा के लिए एक पाठ बिठाया। इसके साथ ही उनकी प्रसादी के रूप में गांव वालों को एक भोज करवाया। वैसे सच कहा है किसी ने कि घर के देवता किसी भी परिस्थिति में हमारी रक्षा जरूर करते हैं। जैसे हमारे कुलदेवता ने मेरी जान बचाई थी, वैसे अब हम सब उस महिला तांत्रिक के एहसानमंद बन गए थे। जब भी घर वालों को मौका मिलता, अब उस महिला तांत्रिक के आशीर्वाद लेने के लिए जरूर जाते थे, जिसने मुझे एक नया जीवन दिया था। अब जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया था तो मेरे घर वाले तो चाहते थे कि मैं कोई और काम तलाश कर लूं, लेकिन ड्राइविंग के सिवाय मुझे कोई और काम नहीं आता था और ना ही कोई और काम करने में मेरा मन लगता था। ऐसे में मैंने बस ड्राइवर का ही काम किया। लेकिन अब रात के वक्त मैं कहीं पर नहीं जाता हूं और हमेशा मेरे साथ मेरा कंडक्टर रहता है, और खास करके अक्षय तृतीया के दिन तो ना तो रात को ना दिन को मैं सफर करता हूं। वैसे अब लंबे सफर पर भी मैंने जाना छोड़ दिया, चाहे मुझे सैलरी कम मिले, लेकिन इस बात की तसल्ली रहती है कि मेरी जान तो बची है। उस घटना के बाद मैं इतना ज्यादा डरने लग गया था कि अब अंधेरे से भी मुझे डर लगने लग गया था। कभी कभी कुछ घटनाएं कुछ जगह पर हो जाती हैं जिनके बारे में अक्सर हमें सुनने को मिलता है, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी हमें कभी कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि काफी बार उन जगहों पर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आज भी मैं कभी उस घटना को नहीं भुला पाया हूं जहां मैंने अपनी मौत को अपनी बहुत करीब से देखा था। हाँ, ये बात अलग है
कि मेरे साथ कभी कभार ऐसी घटनाएं हुई थीं, लेकिन वैसी डरावनी घटना फिर मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि फिर कभी मेरे साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था। और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले जब्बार खान है महाराष्ट्र से, मोहम्मद नदीम हैं फर्रुखाबाद से, राहुल भारद्वाज हैं यूपी से, संतोष कुमार हैं पुरी से, सुखजीत सिंह और गुरमन सिंह हैं फिरोजपुर पंजाब से, रीना हैं साउथ अफ्रीका से, योयो श्याम हैं रसिया से, लक्की हैं प्रयागराज से, प्रेम देवी, तनीषा, अनुष्का और गौरव हैं जयपुर राजस्थान से, प्रेम प्रकाश मीणा हैं घुनसिला से, इरशाद हैं झुंझुनू से, अन्नू हैं दिल्ली से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, प्रिया और मिलन हैं ओडिशा से, सीता राय हैं नेपाल से, पांडे जी हैं चंदौली से, असजाद कमाल हैं महाराष्ट्र से, सरस्वती राजपूत हैं मध्य प्रदेश से, नंदिनी, बबीता और प्रदीप हैं कोलकाता से, यश गुप्ता हैं उज्जैन से, खुलनमेई हैं मणिपुर से, पंकज कुमार हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, शहजाद आलम हैं धनबाद झारखंड से, अहमद हमदोन राशिद हैं मालदीव से, अशोक जलवा हैं बुढ़ार से, पूनम पांडे हैं गुरुग्राम से, निशि शर्मा शारदा हैं दिल्ली से, शरीफ हैं सूरत से, अंजुम शेख हैं सूरत से, गुरदेव सिंह हैं अमृतसर से, राजेश कुमार हैं जॉर्डन से, मोहित पासवान हैं बिहार से, अभिराज हैं आजमगढ़ से, दीपक ठाकुर हैं दिल्ली से, माधुरी चौहान हैं रायगढ़ से, डी के बोरो हैं असम से, उमेश हैं नेपाल से, विक्रम ठाकुर हैं रानिया से, माया शर्मा हैं मॉरिशस से, आसिफ खान हैं अलवर राजस्थान से, अदनान खान हैं बिहार से, डॉक्टर दर्शन गिल हैं पंजाब से, तेजवाली खान और मुस्तफ़ा खान हैं इंग्लैंड से, सीमा तांती, आरुष तांती हैं मुंबई से, अजय राजभार हैं आजमगढ़ से, पुष्पा राणा हैं नागपुर से, रोहित झा हैं बिहार से, रोशन शर्मा हैं बिहार से, अंकुश चौधरी हैं हिमाचल प्रदेश से, सरस्वती राजपूत हैं मध्य प्रदेश से, सहान खान हैं दिल्ली से, हेमा प्रीतम हैं इंदौर से, मुकेश हैं दिल्ली से, अमन राजा हैं हैदराबाद से, सर्वेश कुमार हैं उत्तर प्रदेश से, पुष्पा ठाकुर हैं गाजियाबाद से, निखिल हैं राजस्थान से, दिलीप हैं प्रयागराज से, पीयूष किंजल और बसंत हैं सांचौर राजस्थान से, जब्बार खान हैं महाराष्ट्र से, ऋतु थापा हैं मीरठ से, साफीक हैं सऊदी अरब से, एमडी शमसाद आलम हैं बिहार से, राकेश राजपूत हैं चूरू राजस्थान से, आर्यन हैं पुणे से, सुनीता अहीर हैं महाराष्ट्र से, दीपक राजपूत हैं कानपुर से, अयान हैं कन्नौज से, कृति थापा हैं दिल्ली से, हरबीम मुख्तासार हैं पंजाब से, सराय शेख हैं उत्तर प्रदेश से, चंद्र कुमार जाटव हैं उत्तर प्रदेश से, आरिफ शेख हैं उत्तर प्रदेश से, मधु हैं आगरा से, अनीता शर्मा हैं अहमदाबाद गुजरात से, कासिम हैं दिल्ली से, भोला मांडेल हैं दिल्ली से, मेहुल वर्मा हैं प्रयागराज से, मदीना हैं पाकिस्तान से, असलम कुरैशी हैं सऊदी अरब से, नरेंद्र सिंह, कृतिका सिंह, दिव्याश सिंह, इशिका सिंह और अंशिका सिंह हैं सुजानगढ़ राजस्थान से, कृष्णचंद्र हैं उत्तर प्रदेश से, रिंकू कश्यप हैं कानपुर से, नीलम गायकवाड़ हैं मुंबई से, अरुण हैं मुंबई से, प्रसन्नता शाह हैं त्रिपुरा से, तेजल परमार हैं गुजरात से, पप्पू हैं मेरठ से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, सौरभ हैं लुधियाना पंजाब से, मासिर सरायमीर हैं आजमगढ़ से, राजेश कुमार हैं हरियाणा से, काजल ठाकुर हैं मुरादाबाद से, गुलशन राज हैं गुजरात से, गोल्डन गोपाल हैं उत्तर प्रदेश से, अली हसन हैं फिरोजाबाद से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, चंद्र कुमार जाटव हैं उत्तर प्रदेश से, लक्ष्मण हैं तेलंगाना से, वाई सोंग हजांग हैं थाईलैंड से, पूरण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, सहदाब अंसारी हैं दिल्ली से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, श्याम हैं मणिपुर से, सोनिया सागर और नीरव सागर हैं उत्तर प्रदेश से, पिंटू दे हैं असम से, अमित कुमार हैं दिल्ली से, सुखदेव लखोत्रा हैं गुजरात से, अरविंद भाई, गीता बेन, राज, रिंकल, दीप और सोनम हैं राजकोट गुजरात से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, सुमित्रा हैं कोलकाता से,
पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, मुमताज हैं कुवैत से, पार्वती चलवाड़ी हैं पुणे महाराष्ट्र से, माजिद हैं मालदीव से, मोहम्मद सलीम हैं लखनऊ से, अब्दुल गफूर हैं रामगढ़ से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, राजकुमार बीस्ट हैं काठमांडू नेपाल से, राजवीर बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, जाकिर हैं उत्तर प्रदेश से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, संतोष हैं नेपाल से, सानू शेख हैं दुबई से, अंकुर डेका हैं असम से, रोहित हैं ओडिशा से, सूरज हैं नई दिल्ली से, अर्जुन कुमार हैं बिहार से, करण सूर्यवंशी हैं नागपुर से, रवि कुमार हैं हरियाणा से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, प्रदीप हैं लिलुआह से, प्रिया मिलन हैं ओडिशा से, कृष्ण कुमार हैं जयपुर से, रोहित हैं पंजाब से, मंसूरा हैं यूके से, केडी ठाकुर हैं गुजरात से, सुमीत हैं उज्जैन से, सहजाद बाबर हैं लाहौर पाकिस्तान से, निरुपमा नायक हैं ओडिशा से, आरती प्रजापति हैं कोटा से, राहत हैं लखनऊ से, सीमा हैं नोएडा से, विपिन कुमार हैं दिल्ली से, विकास हैं नेपाल से, ऋचा शर्मा हैं अरुणाचल से, प्रिया हैं ओडिशा से, अमित हैं कानपुर से, इमरान हैं अमेरिका से, अभिराज हैं धनबाद झारखंड से, संतोष यादव और संजना यादव हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, रजान नूर कीका हैं महाराष्ट्र से, गुलशन प्रजापति हैं फिरोजाबाद से, इरफान सिद्दीकी हैं मुंबई से, गोलू डांगी हैं भोपाल से, राजेश कन्हार हैं ओडिशा से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं प्रयागराज से, राजुल्ला हैं यूपी से, प्रिंस महंतो हैं बेगूसराय बिहार से, सुष्मिता यादव हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, रचना कुमारी हैं बिहार से, नोखे लाल हैं यूपी से, राखी शर्मा हैं आगरा से, असलम कुरैशी हैं सऊदी अरब से, अंकुर हैं असम से, सैयद इकबाल हैं बरेली से, दीप हैं दिल्ली से, दीपक चौधरी हैं हिमाचल से, नेहा मलिक हैं सोनीपत हरियाणा से, राशि सैनी हैं जयपुर राजस्थान से, जोशिम पुरविला हैं वेस्ट बंगाल से, प्रदीप हैं दिल्ली से, गणेश हैं ओडिशा से, पिंकी सिंह, आराध्या सिंह, दीपक सिंह हैं छपरा बिहार से, जितेंद्र सैनी हैं बरेली से, मोहम्मद शमीम हैं बरेली उत्तर प्रदेश से, फहीम हैं महाराष्ट्र से, विकास मौर्य हैं उत्तर प्रदेश से, रूबिन लांबा हैं सऊदी अरब से, मुबारक हैं गोरखपुर से, सुरेंद्र कुमार हैं विजयनगर राजस्थान से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर सविता और अनमोल हैं जालंधर सिटी पंजाब से, अनिता शर्मा और मोहित शर्मा हैं अहमदाबाद गुजरात से, और सबसे लास्ट में निशी शर्मा शारदा हैं दिल्ली से। तो दोस्तों ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहाँ से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।